For 9,000 years, tuberculosis has been seen in humans. It's an infection that kills and infects much more than malaria or HIV/AIDS, for example. But how many of us even talk about it? ट्यूबरक्लोसिस बहुत पुरानी बीमारी है, माने उसका जो बैक्टीरिया वो बहुत पुराना ह्यूमन रेस की तरह वो भी अब खुद से इवॉल्व करता गया। टीबी एक्चुअली इन्फेक्शियस प्रोसेस है, ये किसी को भी हो सकता है, मुझे, आपको, किसी को भी। कई लोगों का मानना है कि अस्थमा के मरीजों के इलाज में मछली एक दवाई के रूप में काम आती है। अस्थमा के इलाज की उम्मीद में हजारों लोग हर साल हैदराबाद आते हैं और मछली को प्रसाद के रूप में लेते हैं। हालांकि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिससे साबित हो कि मछली को निगलने से अस्थमा ठीक होता है। अस्थमा के लिए अवेयरनेस इस हिसाब से कम, मैं बोलूँगा कि उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है इनहेलर्स। पेशेंट इनहेलर्स ही नहीं लेते। India now has over 34 million asthma patients, the second highest in the world. इंडिया में एयर पोल्यूशन काफ़ी मेजर इशू है। क्या ये अस्थमा का सबसे बड़ा रीज़न यही है? Studies show that 25 to 30% of Indians are affected by some form of allergy. फिर मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है। मेडिसिन से भी एलर्जी है? यस, डस्ट माइट्स की एलर्जी वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक्चुअली ये वीक नहीं है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सिम्टम्स डेवलप हो गए। What if we tell you that a sleep disorder killed this popular music composer and singer? Obstructive sleep apnea is one of the most common types of sleep apnea that is seen. रात में नींद में स्पेसिफिकली अब जब सो रहे हैं तब हमारी ब्रीदिंग में इंटरप्शन हो रहा है, स्नोरिंग या फिर लाउड स्नोरिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार चेस्ट फिजिशियन को, रेस्पिरेटरी फिजिशियन को मिलके डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए स्लीप एपनिया तो नहीं है कहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत लोगों से हिडन है, बहुत लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे कि कुछ ऐसी एलर्जीज होती है जिसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं है, और कुछ ऐसे डिजीजेस है जो आपके स्लीप के रिलेटेड भी होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर हिरेन पोपर। ही इज़ द चेस्ट फिजिशियन। दिस मीन्स ही स्पेशलिस्ट इन टीबी, निमोनिया, कफ। इनका बड़ौदा में प्राइवेट सेटअप है नोन एज मिशे हॉस्पिटल, एंड ही इज वन ऑफ द वेल नोन डॉक्टर्स एंड वेल रेप्यूटेड डॉक्टर्स ऑफ बड़ौदा. So we would like to continue this conversation, but before that I would like Dr. Hiren sir to give us a brief and a basic introduction about himself. या हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस उसके बारे में हो। बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी के रिलेटेड चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को पता ही नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे डाउट लेके हमारे पास आते हैं जो कि लोगों को पता होने चाहिए, और जिसके जो मिसकंसेप्शन की वजह से पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड देन वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। ओके, तो सर एक चीज़ जो काफ़ी प्रोमिनेंट रही है इंडिया में वो है टीबी। यस। तो लाइक बिफोर स्टार्टिंग टू डाइव इन एनी अदर सॉर्ट ऑफ अननोन डिसीज जो हम आज डिस्कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें, आप टीबी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं कि टीबी की दवाइयों को कैसे लेना चाहिए, कितना ड्यूरेशन होता है? सो टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस बहुत पुरानी बीमारी है, माने वो उसका जो बैक्टीरिया वो बहुत पुराना है। बिल्कुल। तो ह्यूमन रेस की तरह वो भी अब खुद से इवॉल्व करता गया, उसके और नई नई दवाओं के सामने वो रेजिस्टेंस लेता गया, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट तब होता है जब हम उसको अच्छे से रिकग्नाइज कर पाए, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे टीबी वाले पेशेंट में अगर किसी भी पेशेंट को अगर 2 वीक से ज़्यादा की खांसी चल रही हो, हल्का फीवर स्पेशली इन द इवनिंग आवर्स आ रहा हो, थोड़ा वेट लॉस हो रहा हो, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सब अगर चीज़ें हो रही हैं, देन हर एक पेशेंट को टीबी डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए।
अगर वो टीबी पॉजिटिव आता है तो आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, प्राइवेट्स में भी बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ मिल रही है जिसका कोर्स लेके विद इन 6 मंथ्स टाइम अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट है तो मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 2 साल उसकी ट्रीटमेंट चल सकती है। राइट। इसके रिलेटेड भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन पेशेंट्स में जनरली होते हैं कि हमारे फैमिली में तो किसी को नहीं है, हमारे उनको का मिसकंसेप्शन होता है कि टीबी इनहेरिटेड डिजीज है, राइट। विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। टीबी एक्चुअली इन्फेक्शियस प्रोसेस है, ये किसी को भी हो सकता है, मुझे, आपको, किसी को भी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी हो रखा है अच्छा, ना? तो ये होता कैसे है लोग? एक दूसरे से फैलता है, जैसे हम कोविड के बारे में सुनते थे कि वो एक में से दूसरे को में फैलता है कफ के थ्रू, बिल्कुल। बात करने से थ्रू। सेम इसी तरह किसी अगर टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में मैं आ रहा हूँ तो मैं भी इन्फेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो टीबी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने से रोक के रखेगी। जैसे ही मुझे और कोई बीमारी होगी या फिर मेरी इम्यून सिस्टम डाउन होगी तो टीबी बैक्टीरिया फ्लेयर अप करके डिजीज कर देगा। सो इन अ वे हेल्दी इम्यून सिस्टम टीबी को रोकने के लिए एक वैक्सीन जैसा काम करेगा। ओके। क्या टीबी के कोई अर्ली साइंस होते हैं कि आपको, जैसे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये टीबी है, कि वो नॉर्मल फ्लू जैसा आपको? जैसे मैंने बताया बहुत सारे ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है तो बाकी इन्फेक्शन के जैसे ही इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। 2-3 टिपिकल सिम्टम्स हैं, जैसे इवनिंग राइज ऑफ फीवर, माने इवनिंग में ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, खांसी आना शुरू हो जाता है जो 2 वीक से ज्यादा चलती है। ओके। साथ ही साथ एपेटाइट लॉस होना, वेट लॉस होना, ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं जो अगर होते हैं तो ये टीबी रूल आउट करना अनिवार्य बन जाता है, स्पेसिफिकली हमारे देश में। जैसे टीबी की बात हो गई, इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो कोई और ऐसा डिजीज है जो काफी प्रोमिनेंट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कॉमन है, बट क्योंकि अवेयरनेस थोड़ा कम है इसलिए अननोटिस्ड रहती है। जैसे अस्थमा है, ओके। अस्थमा के लिए अवेयरनेस इस हिसाब से कम, मैं बोलूंगा कि उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है इनहेलर्स, लेकिन पेशेंट इनहेलर्स ही नहीं लेते। हाँ, उसको लेके कुछ ये मिथ है कि ये वो एडिक्टिव है, वो आपको मतलब एक आदत की तरह लग जाता है। यस, सो ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इट्स अ मिथ। ओके। सो अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है, माने उसको हम क्योर नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बीपी, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमें ये हर जगह से सुना है, पढ़ा है, तो हमें ये पता है और हम सेंसिटाइज हो चुके हैं कि ये बीमारियां अगर आ चुकी है तो मेडिसिन लेके इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो दूसरे कॉम्प्लिकेशन करेंगे। बिल्कुल। सेम आपके माध्यम से भी हम यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि अस्थमा भी इन बीमारियों की तरह ऐसी बीमारी है कि उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको इनहेलर लेना ही पड़ेगा। इनहेलर की आदत लगने की बात ही नहीं है, इनहेलर ही एक ऐसी दवाई है जो दवाई को सीधी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिलीवर करती है, ओके। जहाँ पे दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। राइट। क्योंकि दवाई वहीं पे सीधी पहुंच रही है तो दवाई का असर भी जल्दी होगा, कम डोज में होगा, और कम डोज जा रहा है इसलिए साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होंगे। राइट। ओके। राइट, जैसे ही वो दवाई आपने अंदर डिलीवर करना बंद कर दिया तो वो कंट्रोल हट गया तो वापस वो अस्थमा का सिम्टम्स आने लगेंगे। इसलिए पेशेंट को लगता है कि हमें इनहेलर की आदत हो गई है। सो ये ने अस्थमा की बात की तो इंडिया में एयर पोल्यूशन काफी मेजर इशू है, तो क्या ये अस्थमा का सबसे बड़ा रीजन यही है? सो अस्थमा, एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अस्थमा के मेजॉरिटी केसेस एलर्जी की वजह से होते हैं, बहुत सारे केसेस जेनेटिक भी होते हैं और कई सारे केसेस में हमें पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है। सो जो भी whatever the reason be, the best treatment remains the inhalers. अगर एलर्जी के वजह से अस्थमा हो रहा है then there are specific anti allergy medicines या फिर एलर्जन इम्यून थेरेपी जो हम रेकमेंड कर सकते हैं। ओके। बट अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए इनहेलर्स आप की। अस्थमा सॉर्ट ऑफ एलर्जी है कि फिर वो कोई एक क्रॉनिक डिसीज है, कि फिर आप सारे एलर्जीज को भी क्रॉनिक डिजीज में कंसिडर? सो एलर्जी itself is a chronic disease, अस्थमा itself is a chronic disease. अस्थमा का एक रीजन एलर्जी हो सकता है। अच्छा। राइट। अस्थमा में होता क्या है कि हमारी इम्यून सिस्टम कुछ पार्टिकल्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स कंसिडर करती है या फिर कुछ इरिटेंट्स की वजह से हाइपर रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी ऐसा सेंस कर रही है कि अंदर कुछ जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, अंदर ज्यादा लंग्स में अंदर एंटर होने से बचाने के लिए
एयरवेज में स्वेलिंग ला देता है। ओके। सही है, अगर हमारा एयरवे इतना इतना नॉर्मल साइज इतनी है हाँ। तो उसको कंस्ट्रिक्ट करके इतना छोटा कर देता है। सो इसकी वजह से पेशेंट्स को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, वीजिंग होता है यानी कि सीटियां बजने वाली आवाज होने लगती है, और या फिर चेस्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट या टाइटनेस फील होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं जो एयर पोल्यूशन भी ट्रिगर कर सकता है। सो जैसे आपने बताया कि सारी एलर्जीज क्रॉनिक डिजीज में आती है, तो इंडिया में कोई ऐसी प्रोमिनेंट एलर्जी जो आपने नोटिस की है, या कोई ऐसी एलर्जीज जो काफी कॉमन है इंडिया? सो डस्ट माइट्स की एलर्जी वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा कॉमन है। अच्छा। डस्ट माइट्स माने जहाँ पे भी धूल की परत जमती है वहां पे माइट्स नाम के छोटे छोटे कीटाणु भी उसमें रहते हैं, ओके। जो माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, हमें दिखते नहीं है। अच्छा। सो वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा एलर्जी इन डस्ट माइट्स से होती है। ओके, तो इनके अलावा दूसरी कौन सी एलर्जीज होती है? सो अपार्ट फ्रॉम डस्ट माइट, पोलन भी एलर्जी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फंगस भी कर सकते हैं, और इंसेक्ट डस्ट भी कर सकती है, और पेट डस्ट भी कर सकती है। ये रही एरो एलर्जन, माने कि हवा के पार्टिकल्स की वजह से एलर्जी जो होती है। इसके अलावा फूड से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है। मेडिसिन से भी एलर्जी होती यस, का बहुत सारी मेडिसिन से भी एलर्जी होती है। अगर किसी भी फॉर्म की एलर्जी हो, है? राइट। जिस भी फॉर्म की एलर्जी हो, द बेस्ट ट्रीटमेंट कि उस चीज के कांटेक्ट में नहीं आना है। ये एलर्जीज के कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं कि इसको भी आप जैसे अस्थमा को बोला आप कंट्रोल कर सकते हो, वैसे आप इनको भी कंट्रोल ही कर सकते यस, डेफिनेटली इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एलर्जी माने हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने बताया, हमारा इम्यून सिस्टम की एक ऐसी बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम नॉर्मल सब्सटेंस को हार्मफुल कंसिडर करके उससे बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ओके। इसकी वजह से हमें सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर हमें वो चीज के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ही नहीं होगी, तो एलर्जी नहीं होगी। सो ऐसे फूड आइटम अगर हम आइडेंटिफाई कर सके, या फिर ऐसी मेडिसिन हम आइडेंटिफाई कर सके जिससे हमें एलर्जी है, तो हमें उसके कांटेक्ट में लाइफ लॉन्ग नहीं आ रहा है। अगर लाइफ लॉन्ग और आएंगे नहीं कांटेक्ट में, तो एलर्जी ट्रिगर नहीं होगी, तो सिम्टम्स नहीं होंगे। अब ये आइडेंटिफिकेशन एरो एलर्जी में डिफिकल्ट होता है। ओके। हवा के पार्टिकल्स की वजह से जो एलर्जी होती है वो उसमें डिफिकल्ट कैच होता नहीं है। होता। यस, क्योंकि वो पार्टिकल्स देख नहीं सकते, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ये केसेस में रोल आता है एलर्जी टेस्ट का, जिसमें हम छोटे छोटे ड्रॉप्स अलग अलग एलर्जन के रीजन के हिसाब से, आप कहाँ पे रहते, कौन से रीजन में, उसके हिसाब से अलग अलग एलर्जन के ड्रॉप्स आपकी स्किन के ऊपर रखते हैं, उनको प्रिक करते हैं। 20 to 25 मिनट्स के बाद अगर वहां पे कोई रिएक्शन डेवलप होता है राइट या नहीं होता है, उसको ऑब्जर्व करके डिसाइड करते हैं किसी चीज की एलर्जी है या नहीं। अगर उसमें कुछ चीज की एलर्जी पकड़ में आती है, देन वी कैन ऑफर यू द एलर्जन इम्यून थेरेपी। ओके, तो ये मतलब जैसे नॉर्मली ये ट्रीटमेंट इंडिया में, ये टेस्ट सब जगह अवेलेबल है आपके सेटअप में? ये हमारे सेटअप में डेफिनेटली अवेलेबल है। हमारे सेटअप में हम इम्यून थेरेपी भी करते हैं। ओके। इम्यून थेरेपी में हम अगर क्योंकि एनवायरमेंट में नंबर पार्टिकल्स होते हैं, हम सारे चेक नहीं कर सकते, बट राइट। जिनसे सबसे ज्यादा कॉमन चांसेस, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जिनसे एलर्जी होने की प्रोबेबिलिटी है, वो पार्टिकल्स से अगर हम चेक करेंगे और एलर्जी पता चलेगी, ओके। तो इम्यून थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जिस चीज से एलर्जी है उसी चीज को साइंटिफिकली डिजाइन करे हुए प्लान में लोएस्ट पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन से ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल डोजेस में इंजेक्शन देते हैं, और बॉडी को प्राइम करते हैं, इम्यून सिस्टम को प्राइम करते हैं नॉट टू ओवर रिएक्ट। सो एक तरह से इम्यून सिस्टम को ये आदत डालते हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। ओके, मतलब ट्रेन करते रहे। यस, ट्रेन करते हैं। राइट। ये आपने बताया तो उससे ये याद आता है कि मेरे एक्चुअली मदर को ऐसा है कि जैसे ही सीजन चेंज होती है तो उनको स्नीजिंग चालू हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर उसके दवाइयाँ डोजेस कुछ भी करते हैं, बट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। तो क्या ये भी सॉर्ट ऑफ एलर्जी में कंसिडर होता है? हो सकता है, कंसिडर हो सकता है। सीजन चेंज के साथ साथ एनवायरनमेंट में पोलन कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है। ओके। जैसे होली के आसपास फरवरी मार्च को एटोपिक मार्च बोला जाता है, माने कि वो सीजन में फॉल की वजह से ज्यादा पोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली दिवाली के आसपास भी, विंटर पीरियड में भी, उस समय पे भी पोलन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आते हैं, तो और एलर्जी के केसेस बढ़ जाते हैं। ओके। साथ ही साथ
मॉनसून के आसपास वाले पीरियड में ह्यूमिडिटी की वजह से एनवायरनमेंट में फंगस पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं और हमारे इम्यून सिस्टम वीक है। एक्चुअली ये वीक नहीं है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। राइट, हमने बात की एयर पॉल्यूशन की, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने लंग्स को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन से आपको इम्पैक्ट ना हो? यस, गुड क्वेश्चन। क्योंकि हमारे बड़ौदा के आसपास आजकल हम सुन रहे हैं जो बैड स्मेल स्पेसिफिकली नाइट टाइम्स में बहुत आ रही है। बिल्कुल। सो या स्पेसिफिकली ऐसा जब टाइम चल रहा हो तब अवॉइड गोइंग आउट, बाहर ज्यादा मत निकलो, अपने घर में ज्यादातर रहो, तो खिड़की दरवाजे बंद रखिए, और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पहले करो। कीप योर लंग्स स्ट्रांग हेल्दी, तो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट कम होगा। सेकेंड थिंग, जिस रूम में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऑफिस में या फिर घर में, वहां पे एयर प्यूरिफायर रखो। ओके। अगर एयर प्यूरिफायर रखेंगे तो वो भी एयर, उसमें HEPA फिल्टर से वो एयर को प्यूरिफाई करके वो उस पर्टिकुलर कमरे की एयर को प्यूरिफाई करके देगा, तो उससे भी इम्पैक्ट कम होगा। एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, इट वाज अबाउट एयर प्यूरिफायर्स। तो वो कंट्रोवर्सी में ये था कि क्या सच में एयर प्यूरिफायर आर यूजफुल और नॉट? वो जैसे मैं बताया, वो यूजफुल है, लेकिन कब यूजफुल है? जब आप किसी एक कमरे में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एयर प्यूरिफायर का भी खुद की कैपेसिटी होती है कि ये छोटे से कमरे को एयर प्यूरिफाई कर पाएगा। अगर बड़ा प्यूरिफायर है तो वो ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर पाएगा। सो अगर आप एक रूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली वहां पे काम करेगा वो। ओके। उससे भी ज्यादा एक हैंडी एयर प्यूरिफायर, काइंड ऑफ एयर प्यूरिफायर हम बोल सकते हैं, वो है नेजल फेस मास्क, ओके। N95 मास्क। आपको अगर जब ऐसा पॉल्यूशन ज्यादा हो, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स भी हैं जहाँ पे आप लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हो। जब भी ऐसा लगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा हायर साइड पे है, आप N95 मास्क पहन के निकलिए, बट रीयूज नहीं करिए, यूज एंड थ्रो मास्क है। अच्छा। तो यूज करके थ्रो करते हैं। उससे इतना डिफरेंस आता है आपका? हाँ, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। हाँ, बहुत छोटे, 3 माइक्रॉन्स जितने छोटे, 5 माइक्रॉन्स जितने छोटे पार्टिकल्स है, तो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, बट मेजर पार्टिकल्स वो डेफिनेटली फिल्टर करेगा। राइट। ओके सर, आपने बताया कि लंग्स को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे लंग्स की क्या स्ट्रेंथ है, कितनी है। तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रोसेस है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई मेरे लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग है? सो अगर आप अच्छे से भाग सकते हो तो आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन जो हम अस्थमा या फिर COPD वाले जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, या फिर ILD वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए करते हैं एक टेस्ट जिसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री। ओके। उसमें हम एक ट्यूब में आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनहेल और एक्सेल करने को बोलते हैं। ओके। और वो ट्यूब एक अपने मशीन के साथ अटैच होती है, जो जिसमें सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करता है आप कितना इनहेल कर पाए, कितना एक्सेल कर पाए, कितनी स्पीड से इनहेल कर पाए और कितनी स्पीड से एक्सेल कर पाए। ओके। सो बहुत सारी स्टडीज के हिसाब से उसमें वो कैलकुलेशंस मशीन करता है, देन वी गेट टू नो कि आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ या फिर लंग की कैपेसिटी कितनी है। राइट। इसमें आपने सर एक वर्ड यूज किया, COPD, वो क्या है एग्जैक्टली? सो COPD यूजुअली सबसे ज्यादा दिखता है स्मोकर्स में। ये भी अस्थमा की तरह एक बीमारी है, लेकिन अस्थमा में सिम्टम्स आते हैं जाते होता है। COPD में परसिस्टेंट सिम्टम्स रहते हैं। ओके। परसिस्टेंट पेशेंट को कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग डिफिकल्टी, खांसी, चेस्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। ओके। उनको इनहेलर्स लेने के बाद भी, अस्थमा में इनहेलर्स लेने के बाद सिम्टम्स चले जाते हैं। COPD में, अस्थमा में, COPD में इनहेलर्स लेने के बाद भी थोड़े बहुत सिम्टम्स रहे, ये पॉसिबिलिटी है। ओके सर, जिनको ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डिजीज होते हैं, तो क्या वो लोगों को फ्लू एंड वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा या क्विकली होता है? सो ऐसा नहीं है कि ये जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे COPD या अस्थमा, उनको वायरल इन्फेक्शन या निमोनिया ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। बट क्योंकि जैसे जो भी डिजीज आपने बताया, फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, ये प्राइमरीली लंग्स के डिजीज है। ओके।
सीओपीडी अस्थमा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से Right. जुड़ी बीमारी है। तो जब भी ये सीओपीडी अस्थमा वाले पेशेंट को ये दूसरे इन्फेक्शन होते हैं तो उनका इम्पैक्ट अदर इंडिविजुअल्स जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है हाँ, वो इम्पैक्ट ज्यादा ज्यादा। करता है। राइट। यस, सीवियरिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। काफी सारी जगहों पे मैंने ऐसे सुना है कि आपके कोई ट्रॉमास या कोई इमोशंस को लेके भी डिजीजेस ट्रिगर होते हैं। जी। तो एक आध जगह पे मैंने ऐसे सुना था कि अस्थमा इज ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। यस। तो क्या अस्थमा मेरे कोई इमोशंस या ट्रॉमा की वजह से ट्रिगर होता है? कर सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस अस्थमा भी एक नॉन एंटिटी है। ओके। स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। अच्छा। वो साथ ही साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी सिक्रेट करना शुरू करता है जो हमारे ब्रीथ पाइप्स में स्वेलिंग ला देता है, नैरोइंग कर देता है और वो अस्थमा को ट्रिगर करता है। तो Okay. ऐसे केसेस में इनहेलर्स के साथ साथ जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक वाइटल पार्ट बन जाता है। क्योंकि जैसे ही आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, वो जो एयरवे में जो नैरोइंग हो रहा था वो होना बंद हो गया, तो आपकी इनहेलर्स की बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब सिर्फ स्ट्रेस को लेके ही। करेक्ट। ग्रेट। स्ट्रेस को कंट्रोल करके ही आप एलर्जीज को रोक सकते हैं। तो क्या ऐसे और कोई वेज है जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आप एलर्जी को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में रख पाए? सो एलर्जी कंट्रोल करने के लिए मेन स्टे तो एंटी एलर्जी मेडिसिन ही है। ओके। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया, अगर फूड एलर्जी या मेडिसिन एलर्जी है तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसके कम्प्लीटली कांटेक्ट में आना बंद करके एलर्जी को बंद कर सकते हैं। एरो एलर्जी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर डस्ट माइट की एलर्जी है तो डस्ट माइट सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं वो सब्सटेंस, वो एरियाज हमें सबसे ज्यादा क्लीन रखने हैं। राइट। जैसे हमारे बेड्स हो गए, तो बेडशीट और पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स डेली चेंज करने हैं। कर्टेन्स है, कारपेट्स है, सोफास को वीकली वैक्यूम करना है। राइट। बेडिंग्स को वार्म वाटर में सोक करके धूप में धूप में सूखने देना है। ओके। अगर पोलन एलर्जी है तो कम्प्लीटली ऑपोजिट करना है, बेडिंग्स को बाहर नहीं सुखाना है। क्योंकि पोलन कंसेंट्रेशन बाहर की हवा में ज्यादा होता है, राइट। तो वो पोलन कैच कर लेगा। तो उनको वैसे केसेस में, पोलन एलर्जी के केसेस में बेडिंग्स को, कपड़ों को घर के अंदर सुखाना है। राइट। अगर इंसेक्ट एलर्जी है तो एंटी इंसेक्ट्स मेजर्स लेके ट्रीटमेंट कराने हैं, इंसेक्ट्स की मात्रा कम करनी है। राइट। अगर फंगल एलर्जी है तो ह्यूमिड वेदर एटमॉस्फेयर में बाहर जाना कम करना है, मास्क पहनना है, और ह्यूमिड वेदर चालू होने से पहले ही आप ट्रीटमेंट चालू कर दो। राइट। और जब तक ह्यूमिड वेदर है तब तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। फिर आप अगर सिम्टम्स नहीं रहते तो फिर ट्रीटमेंट बंद कर सकते हो। ओके। तो सर, ये एलर्जी का कोई ऐसा एज होता है या कुछ ऐसा होता है कि ये एज के बाद एलर्जीज डेवलप होती है? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है पेशेंट्स को। राइट। एलर्जी किसी को भी कभी भी हो सकती है। एक स्टडी के हिसाब से एनीबडी एंड एवरीबडी हैज 30% चांसेस ऑफ डेवलपिंग एलर्जी इन देयर लाइफ टाइम। ओके। माने मेरे को एलर्जी नहीं है, लेकिन अभी मेरी जो भी लाइफ बाकी है उसमें 30% चांसेस है एलर्जी होने के। Right. वो माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, बहुत सीवियर भी हो सकती है। राइट। जैसे एक बार हमारा एक पेशेंट आया था, 3 साल का बच्चा। जैसे ही रूम में एंटर किया, उसकी मम्मी ने बोला इसको पीनट की एलर्जी है, मूंगफली के दाने की। जब भी मूंगफली के दाने वाली कोई भी चीज खाता है तो उसको सिम्टम्स होना शुरू हो जाता है। आंसर टू दैट वाज वो लाइफ लॉन्ग नहीं देना। पीनट्स नहीं। हाँ, पीनट्स नहीं खाना। वो खाना बंद कर दिया तो भी वो उसका आना भी बंद हो गया। वो तभी आते हैं जब गलती से बच्चा पीनट खा लेता, तभी आते हैं, बाकी नहीं आते वो। जैसे मेरी डॉटर को है एलर्जी है, उसको हाउस फ्लाई और मॉस्किटो डस्ट की एलर्जी है। अच्छा। हाँ, वो इम्यून थेरेपी ले रही है उसके लिए, तभी उसकी एलर्जीज भी काफी कंट्रोल में है। जब भी मॉस्किटोज का ब्रीडिंग बढ़ता था या फिर हाउस फ्लाई का ब्रीडिंग बढ़ता था तो उसको स्किन में एलर्जी होना शुरू हो गया। अच्छा। थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता था, तो वो सारी चीजें कंट्रोल में हो गई है। वो कराटे भी करती है, स्पोर्ट्स भी करती है, तो शी इज लीडिंग ए नॉर्मल चाइल्डहुड लाइफ। राइट। and she is enjoying her childhood. So the point here I've tried to make is एलर्जी को अच्छे से कंट्रोल में करके अगर बच्चा है पेशेंट, तो वो अपना चाइल्डहुड भी बिना कॉम्प्रोमाइज किया अच्छे से ग्रो कर सकता है। अगर एडल्टहुड में एलर्जी आ रही है तो आप एलर्जी को कंट्रोल में करके आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल वर्किंग लाइफ भी बैलेंस कर सकते हो, घर की लाइफ भी बैलेंस कर सकते हो। ओके। ये स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ बताया था कि स्लीप रिलेटेड भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आइडिया नहीं है।
यस। तो आई वुड लाइक कि आप उस पे थोड़ा टैप कीजिए कि क्या है, अगर अब मैं पूछूं आपके घर में अगर कोई स्नोरिंग करता है तो क्या माना जाता है? ज्यादा थक गया है ऐसा। या फिर अच्छे से सो रहा माना हाँ, जाता है, राइट? बिल्कुल। स्नोरिंग माने एक प्रॉस्पेरिटी की निशानी मानी जाती है हमारे Yes, कल्चर yes, में। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है मेडिकल साइंस के हिसाब से। अच्छा। अगर स्नोरिंग इंटरप्शंस में हो रहा है, माने किसी का स्नोरिंग पैटर्न धीरे धीरे शुरू होके फिर वापस थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट होके वापस से धीरे धीरे शुरू होता है, Okay. अगर ये इंटरप्शंस के साथ स्नोरिंग हो रहा है तो देन इट कैन बी अ डिजीज कॉल्ड स्लीप एपनिया। ओके। एपनिया माने सांस का बंद होना 10 सेकंड से ज्यादा, स्लीप एपनिया माने नींद में सांस का बंद होना 10 सेकंड से ज्यादा। अच्छा। इसके दो टाइप्स होते हैं, राइट। तीन टाइप्स रादर। एक ऑब्स्ट्रक्टिव माने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में यहाँ तक वॉइस बॉक्स तक के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे रात में नींद में स्पेसिफिकली हम जब सो रहे हैं तब हमारी ब्रीदिंग में इंटरप्शन हो रहे हैं। ओके। दूसरा होता है सेंट्रल, माने ब्रेन के लेवल से वो ब्रीदिंग का सिग्नल इनिशिएट करने में कुछ इश्यूज हो रहा है, ओके, मतलब ब्रेन ही। yes, अच्छा। काफी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में ये अच्छा, होता है। और थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड, जिसमें ये दोनों के साइंस दिखते हैं जब हम टेस्ट करते हैं तब। अच्छा, तो इससे मतलब क्या आपके फिजिकल में सो या नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है? नींद माने हमारे सारे ऑर्गन्स को रेस्ट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, सारा कुछ रेस्ट, सारे ऑर्गन्स रेस्ट में जाते हैं। इनके लिए रेस्ट माने स्लो डाउन, राइट। हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाएगा, गट एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, मसल्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। अब जब एपनिया हो रहा है, माने एपनिया माने सांस बंद हो रही है तो माने ऑक्सीजन अंदर कम जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर आ रही है। बिल्कुल। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो राउंड द क्लॉक चालू ही रहने वाली है, भले चाहे वो ऑर्गन स्लो काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो जब उनको ठीक से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बिल्टअप हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाना शुरू करता है। अच्छा। जैसे जिनको स्लीप एपनिया उनको अर्ली एज में हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, कि फिर अगर हाइपरटेंशन है तो मल्टीपल मेडिसिन लगती है कंट्रोल में रखने के लिए। अर्ली एज में डायबिटीज शुरू हो जाता है या फिर मल्टीपल मेडिसिन लगती हैं डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए। राइट। अच्छा। रात में बार बार इंटरप्शन हो रहे हैं, कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता ऐसे इंटरप्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नींद ठीक से नहीं हो पाती, दिन भर भी थोड़ा सुस्ती सुस्ती लगा रहता है, अच्छा। इरिटेबिलिटी। हम भी अगर 2-3 दिन ठीक से नहीं सोएंगे तो थोड़े इरिटेबल हो जाएंगे, बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं पेशेंट्स में, है ना। तो ये बहुत सारे, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि बिकॉज रात में ठीक से नींद नहीं सो नहीं पाते तो आजकल गाड़ी तो सब चलाते हैं, हाँ, एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप फ्रेश माइंड से नहीं चला रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत सारे ये कॉम्प्लिकेशंस, हिडन कॉम्प्लिकेशंस है जो इनडायरेक्टली स्लीप से रिलेटेड है। इसमें ऐसा होता ही नहीं है कि आप अगर स्नोर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ स्लीप एपनिया के रिलेटेड है, ऐसा ही होता है कि स्नोरिंग दो तरह का होता है, बेनाइन और स्लीप एपनिया रिलेटेड। बेनाइन स्नोरिंग में पेशेंट को ये फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स या फिर इनसफिशिएंट स्लीप के साइन सिम्टम्स नहीं होते, बट हम किसी अगर पेशेंट को स्नोरिंग या फिर लाउड स्नोरिंग हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार चेस्ट फिजिशियन को, रेस्पिरेटरी फिजिशियन को मिलके डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए स्लीप एपनिया तो नहीं है कहीं। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह? यस, इसके लिए स्लीप स्टडी होता है, अच्छा, जिसको मेडिकल टर्म्स में पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं, जिसमें स्लीप का स्टडी होता है बाय पुटिंग डिफरेंट सेंसर्स ऑन योर बॉडी, ब्रेन के सेंसर्स, आर्ट के सेंसर्स, हार्ट के सेंसर्स, मसल्स के सेंसर्स, स्नोरिंग के सेंसर्स, हैंड एंड लेग मूवमेंट के सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर लेके पेशेंट्स सोते हैं एंड ओवरनाइट उनकी स्लीप पैटर्न, कौन से करवट पे सो रहे हैं, सीधा सो रहे हैं, साइड पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, उल्टा, और वो उस पोजीशन में उनकी स्लीप क्वालिटी कैसी होती है, वो डिटेल्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव 30-35 पेज का रिपोर्ट निकलता है। ओके, बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट वी एनालाइज कि सही में इनको स्लीप रिलेटेड और कोई, नॉट जस्ट स्लीप एपनिया बट और कोई भी तकलीफ है या नहीं। तो ये भी आपके सेंटर पे अवेलेबल? यस, ये भी हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। ओके, तो सपोज अगर स्लीप एपनिया है तो क्या उससे फाइट करने का, उससे नॉर्मली डील करने का कोई तरीका है कि? यस, इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, आई मीन मेडिसिन नहीं होता। अच्छा, जैसे कोई और ऑब्स्ट्रक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा, बस केवल ये स्लीप एपनिया, प्योर स्लीप एपनिया है, राइट, तो फिर एक सीपैप या बाईपैप करके मशीन आती है जो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके हम जो मशीन में प्रेशर सेट करते हैं, वो प्रेशर से हमारी नोज के थ्रू
रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा फेंकता है, तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो खुला रहेगा, तो हवा को मूव करने के लिए जगह इन अनइंटरप्टेड स्पेस मिलती रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज रेगुलर होता रहेगा। कई सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नाक में थोड़ी टेढ़ी नाक हो या फिर नाक में मसे हो, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। अच्छा। अगर ऐसे जो पेशेंट है तो वो मसा निकलवा दे या फिर नाक टेढ़ी नाक थी वो सीधी करवा दे, तो फिर शायद स्लीप एपनिया भी चला जाए उनका। ओके उनको शायद और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। ओके। सो जैसा कि आपने देखा, काफी सारे ऐसी चीजें आज हमने डिस्कस की जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती है, एंड इनके सॉल्यूशंस क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है, इनके साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, वो भी आज हमने देखा। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर हिरेन टू बी हियर विथ अस, एंड क्या एक हेल्दी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम बस जाते जाते बस यही बोलना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वेट को कंट्रोल में कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जैसे ही आप वेट कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी। राइट। अच्छे से पानी पीजिए, हाइड्रेशन। आजकल पेशेंट्स, हम अगर 10 पेशेंट देखते हैं तो 9 पेशेंट में पानी कम पीते हैं। सो अगर और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो 3 से 4 लीटर पानी हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को पीना चाहिए। सो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पी सकते हैं आप, तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। अच्छे फ्रूट्स खाइए, डेली फ्रूट्स खाइए, डेली एक्सरसाइज कीजिए बस। और बस नींद, अच्छे से नींद कीजिए, इसको यूज किए बिना। ओके। इसको दूर रख के आप सोइए। रात को रील्स मत देखिए, रील्स देखेंगे तो वो नींद आपकी खराब करेगा। ओके। बेटर है अच्छे से सोइए, और बहुत सारी बीमारी इसको हमें कम मिली है। थैंक यू सो मच। वेलकम।